हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका वेलकम करता हूं शेयर मार्केट के कोर्स के एपिसोड 3 में। हम अभी फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं जिसके अंदर अपन समझ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट। इसके अंदर आप एपिसोड 3 में हैं। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो वो जाके देखें, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। उनको देख कर ही यहाँ पर आएँ ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ रही हो। अब इस वीडियो में बात करते हैं अपन क्या पढ़ेंगे। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि मैं कभी कोई शेयर खरीदता हूँ या आपने कभी कोई शेयर खरीदा होगा, तो खरीदते ही शेयर डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन इस दोनों काम के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और काफ़ी ऐसे अकाउंट है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ इसको स्मूथ और एक्सपीरियंस अच्छा देना चाहते हैं। आज अपन इन लोगों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इनको नाम दूं तो ये लोग होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था, आज अपन इसकी बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। अब जैसे कि आपको या मेरे को शेयर खरीदना है ना, तो अपन डायरेक्ट एनएससी या बीएससी में जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे 10 शेयर चाहिए इन्फोसिस के, 10 शेयर टाटा के चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपको कोई एक बीच में एजेंट चाहिए होगा जिसकी वजह से आप शेयर खरीद सकें। और अपना एजेंट कौन है? वही एजेंट होता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है? आपका एक वो बीच में पाथवे होता है आपके बीच में और शेयर मार्केट के बीच में, जो लिंक होता है ना, वही ब्रोकर होता है। ब्रोकर के पास शेयर मार्केट का ओरिजिनल लाइसेंस होता है जिसकी वजह से जो एनएससी और बीएसई है वो उसको अलाउ करते हैं ट्रेड करने के लिए। अपन को अलाउ नहीं करते बिकॉज अपने पास लाइसेंस नहीं है। तो अपने को अपना एक स्टॉक ब्रोकर चुनना पड़ेगा जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो। रिक्वायरमेंट्स कोई सी भी हो सकती है, लाइक कोई मेरे घर के पास में ब्रोकर रहता है या फिर उसका चार्ज कितना है, वो एक चार्ज अमाउंट करता है, वो मेरे मतलब बराबर का है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ अपने को उसमें देखनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना पड़ेगा ब्रोकर के पास। वो जब आप अकाउंट खुलवा लेंगे तो वो अकाउंट आपकी हेल्प करेगा शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए। ट्रांजैक्शन मतलब या तो शेयर बेचने के लिए या फिर शेयर खरीदने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट आपकी हेल्प करेगा। अब आप अपने ब्रोकर से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, ब्रोकर उसके ऑफिस में है, तो आप कर सकते हैं कि भाई उसको फ़ोन कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि मेरे को इन्फोसिस, टाटा या कोई सी भी कंपनी के इतने शेयर खरीदने हैं। वो अपने वहाँ से शेयर खरीद लेगा और आपको बता देगा कि मैंने आपके बिहाफ में शेयर खरीद लिए। और भी काफ़ी तरीके होते हैं। अगर ब्रोकर चाहे तो वो आपको एक सॉफ्टवेयर दे सकता है। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप खुद अपने घर पे बैठे शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं। आजकल यही चल रहा है। जैसे कि जो मैं अपस्टॉक्स, ग्रो ऐप यूज़ करते हैं ना, वो भी एक ब्रोकर है। वो अपने को क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रखे हैं, वही सॉफ्टवेयर जिसके बेसिस पे अपन शेयर खरीद सकते हैं और शेयर बेच सकते हैं। तो अपन घर बैठे ही काम आसानी से कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके ऑफिस में जाके भी उसको बोल सकते हैं कि ये शेयर खरीद लो, ये शेयर बेच दो। तो ये इंटरेक्शन करने के तरीके हो गए। लेकिन आजकल की मैं बात करूँ तो ऐप आ चुके हैं, घर पे बैठे शेयर खरीद सकते हैं, घर पे बैठे शेयर बेच सकते हैं। अब ब्रोकर का काम होता क्या है? ब्रोकर आपको बताएगा कि आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए और कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया आपको वो देगा। दूसरा काम, ब्रोकर आपका जो ट्रांजैक्शन होगा उसको फैसिलिटेट करेगा, उसके बारे में सारी नॉलेज रखेगा। लाइक आपने कोई शेयर खरीदा, कोई दिया, तो कब लिया था, कितने का लिया था, ये सारी डिटेल्स ब्रोकर के पास होगी। ब्रोकर इसके लिए एक छोटी सी फीस चार्ज करता है, उसको अपन ब्रोकरेज चार्ज भी कहते हैं या फिर ब्रोकरेज भी कहते हैं। तो वो थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा और आपका सारा काम कर देगा। आपको बेसिकली शेयर मार्केट से डायरेक्ट लिंक करवा देगा। ये पूरा ब्रोकर का काम है। अब मैं वीडियो का अगला सेगमेंट एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? आप तो बोल देंगे कि मेरी ज़मीन है। लेकिन अगर ऑफिशियली बात करूँ तो आपको उसके ज़मीन के कागजात होने चाहिए, बेसिक कह सकते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स होने चाहिए। तब आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरी ज़मीन है ऑफिशियली। इसलिए अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर है या मेरे पास है तो मैं तो बोल दूंगा कि मेरे हैं या आपके हैं, लेकिन उसको ऑफिशियली भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये आपके हैं या मेरे हैं। उसके लिए यूज आता है शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर्स होते थे, यहाँ पे ऑफिशियल चीज होती है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट बताता है कि ये जो आपके शेयर्स है वो आपके हैं ऑफिशियली। तो ये चीज़ हो गई। अब शेयर सर्टिफिकेट 1996 से पहले तो क्या होता था, पेपर फॉर्मेट में होते थे। जैसे आज जमीन के कागजात पेपर फॉर्मेट में होते हैं ना, वैसे 1996 से पहले शेयर सर्टिफिकेट कागजात फॉर्म में होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया।
और जैसे ही पेपर फॉर्मेट से डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कराना शेयर सर्टिफिकेट को, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो डीमैट। डीमैट का मतलब ही यही होता है कि जो पेपर फॉर्मेट से डिजिटल फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट चेंज हुए ना, उसी को अपन डीमैट बोलते हैं। अब डीमैट बोलते हैं तो आप सोच होंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। फिर डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे आपके शेयर सर्टिफिकेट डिजिटली पड़े हुए हैं। मतलब आप वहां पे डीमैट अकाउंट में जाके देख सकते हो, वहां पे आपको सर्टिफिकेट या कुछ जैसा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हो कि ये शेयर्स मेरे हैं ऑफिशियली। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स के सर्टिफिकेट या कह सकते हैं शेयर्स की रिसिप्ट रहती है डिजिटली स्टोर्ड। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और डिजिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस। मान लीजिए आपको इन्फोसिस के शेयर खरीदने हैं। अब खरीदने हैं तो पैसे देने पड़ेंगे जिसके शेयर वो ऑलरेडी है। तो आपने मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर 100 रुपये का है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 100 रुपये का आपको 2 शेयर खरीदने हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो जब आप 200 रुपये दोगे ना तो वहां पे तो काम होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, मतलब जहां पे पैसों का लेन देन आ जाए वहां पे काम होगा ट्रेडिंग अकाउंट का। लेकिन जैसे आपने 200 रुपये दे दिए तो जो आपका शेयर्स आएंगे ना वो आएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। मतलब डीमैट अकाउंट का काम हो गया शेयर्स को रखने का और ट्रेडिंग अकाउंट का काम हो गया पैसों का लेन देन करने का। मान लीजिए कभी शेयर खरीदने हो तो आप शेयर खरीद लेंगे तो वो स्टोर तो वहां पे डीमैट अकाउंट में जाके होंगे, लेकिन उसका जो पैसा आएगा ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए, पैसों के बातचीत के लिए, और डीमैट अकाउंट होता है आपके शेयर्स को स्टोर करने के लिए। आई होप आपको डीमैट अकाउंट समझ आ गया होगा। तो ये सारा एग्जांपल लिया था मैंने डीमैट अकाउंट समझाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि डीमैट अकाउंट की सर्विस कौन ऑफर करता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट कौन ऑफर करता है आपको, ब्रोकर। जैसे डीमैट अकाउंट आपको कौन ऑफर करता है, डिपॉजिटरीज होती है, ऑफिशियली होती है। इनके 2 डिपॉजिटरी होती है इंडिया में, NSDL और CSDL। इनकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, यहाँ पे आ रही होगी, ये फुल फॉर्म्स होती है इनकी। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको डीमैट अकाउंट की सर्विस देते हैं जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स रख सकते हैं। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो वर्चुअली कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों सेबी के अंडर ही काम करती है। सेबी ने जो रूल्स बना रखे हैं वो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप शेयर्स खरीदने डायरेक्ट NSE या BSE में नहीं जा सकते, आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप डायरेक्ट NSDL या CSDL में नहीं जाके बोल सकते कि भाई मेरे को डीमैट अकाउंट खुलवा दो। आपको एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपके बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में लिंक बने। वो जो बीच में लिंक होता है ना उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एक एजेंट होता है, एक लिंक होता है, एक ब्रिज होता है आपके बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में। आप इसके पास जाओगे, इसको बोलोगे भाई मेरे को डीमैट अकाउंट खुलवाना है, ये आपका डीमैट अकाउंट आगे सर्विस करेगा, उधर से डीमैट अकाउंट खुल के आपके पास आ जाएगा। चलिए, 2 फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हो गई। एक हो गया स्टॉक ब्रोकर जो आपको देगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया डिपॉजिटरी जो आपको देगा डीमैट अकाउंट। 2 अकाउंट हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे भाई बैंक अकाउंट, जी अगला वही है। अगला आता है बैंक, जो आपको बैंक अकाउंट देता है, बैंक अकाउंट बना के देगा। फिर आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को यूज करेंगे अपने फंड्स इधर से उधर करने के लिए। लाइक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस खत्म हो गया और आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल देंगे। सिर्फ इसीलिए ही काम आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रोल है। लेकिन इसमें 1-2 चीजें जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना उसमें आप अपना एक बैंक अकाउंट ही लिंक करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 3 बैंक में खाते हैं तो आप तीनों का वहां पे लिंक करवा दें, नहीं, आपका सिर्फ एक बैंक अकाउंट वहां पे लिंक हो सकता है। हाँ, अगर आप चाहें तो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेपर वर्क लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। फिर आप दूसरे बैंक अकाउंट पे स्विच कर सकते हैं। और अगर एक और एग्जांपल बात बताऊं मैं आपको, तो मान लीजिए कभी मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए तो आप चाहें कि मैं मेरे दोस्त के अकाउंट से मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दूं पैसे, तो वो नहीं हो सकता। मैं मेरे अकाउंट से ही पैसे वहां डाल सकता हूं और निकाल सकता हूं क्योंकि मेरा अकाउंट वहां पे रजिस्टर हो रखा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक ही अकाउंट वहां पे रजिस्टर होता है, उसी के थ्रू आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो 3 तरह के अकाउंट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये तीनों के तीनों डिजिटली परफॉर्म करते हैं, सब ऑनलाइन होने लग गया और तीनों इंटरलिंक्ड हो गए आजकल। क्यों? आपको और मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो ये 3 फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज थी। अगर मैं बताना चाहूँ तो एक और होती है, वो क्या करती है, जैसे आपने कोई शेयर खरीदा और किसी को वो शेयर बेचना है तो वो दोनों तरफ से फुल प्रूफ करवाएगी कि भाई आपको बेचना है या आपको खरीदना है। अगर दोनों को खरीदना बेचना हुआ तब भी वो वहाँ पे आपको अलाउ करेगी देने के लिए। तो कह सकते हैं वो ट्रांजैक्शन के लिए काम करती है। भाई ऐसा नहीं कि इसको तो बेचना है, इसको पहले बोले थे इसको खरीदना है, बाद में इसने मना कर दिया तो इसका तो नुकसान हो गया, ये इसके शेयर अटक गए। तो इस चीज़ का वो चीज़ ध्यान रखती है। अगर मैं बात करूँ तो ये 2 होते हैं, NSCCL और ICCL। ये भी सेबी के अंडर आते हैं और इनको NSE और BSE के अंडर काम करना पड़ता है।
अब मैं की पॉइंट्स बताता हूँ इसके। जैसे पहला की पॉइंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? आपके पैसों का लेन देन के लिए हेल्प करता है। आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपको पैसे दिलवा देगा या बिचवा देगा, ऐसे पैसों का उसमें काम करता है, पैसे लेना या देना। दूसरा आता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आपके शेयर्स को होल्ड करे रखता है अपने पास, एज ए कंटेनर काम करता है। तीसरा अकाउंट आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या करता है पता ही आपको क्या करता है? फंड इधर से उधर करता है, बस यही काम है उसका, और कोई काम नहीं है। चौथी चीज आती है NSDL CCL, जो मैंने आपको बताया था। ये डिपॉजिटरीज होती है जो आपको डीमेट अकाउंट की सर्विस ऑफर करती है। तो यही सब था। अगर मैं एक और बताना चाहूँ तो ये भी हो सकता है कि ये जितनी भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है ना, ये सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए हैं। भाई आपका और मेरा काम आसानी से हो जाए, स्मूथली हो जाए, अच्छा एक्सपीरियंस हो, इसलिए सारी चीज़ें बनी हुई है। और इन सबको मेरे को आपको सेबी के अंडर काम करना पड़ता है। अपन कोई भी सेबी का रूल्स वायलेट नहीं कर सकते। तो ये था पूरा वीडियो। आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई है। हम लोग सोच रहे हैं कि सारे नोट्स भी अपलोड करें हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको अपलोड करवा दूंगा। आप उनको पढ़ के अच्छे से देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो ये था पूरा एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा IPO के बारे में। हमने 2 वीडियो में IPO को डिवाइड करा है। IPO पार्ट 1 अगला वीडियो आएगा, उसके अगला IPO पार्ट 2 आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।